गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। अभी हमारा चल रहा है दृष्टि जनरल नॉलेज का बुक, जिसमें हमारा पॉलिटी चल रहा है और इससे पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी पॉलिटी में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रपति और राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्ति क्या क्या है। तो इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल व उपराज्यपाल, मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति, भाषाएं, अल्पसंख्यकों के आधार पर, ये सब जो है वो कौन करते हैं? जनजाति, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकारी आदि की नियुक्ति ये सब राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यपाल के बारे में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य का निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति, ये सब कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र आहूत करना, सत्रावासन करना, ये सब किनका काम है? राज्यपाल का है। और उसके बाद विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामांकित करना, जो साहित्य, कला, ऐसे व्यक्तियों को 1/6 व्यक्तियों को नामांकित करना जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े हो। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राज्यसभा के 12 व्यक्तियों को नामांकित करना जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े हो, ये अनुच्छेद 80 में कहा गया है। और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को, राष्ट्रपति में 2 सदस्यों को और राज्यपाल में 1 सदस्यों को, राज्यपाल जो एक आंग्ल भारतीयों को जोड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है उनके पास जो शक्ति हो दो आंग्ल भारतीयों को जोड़ने का। लोकसभा में नामांकित करना, ये अनुच्छेद 331 में है। प्रत्येक नए चुनाव व नए वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना, ये सारा काम किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, विधायी शक्तियाँ में। उसके बाद है राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्यों का विधानसभा में नामांकित करना, जो अनुच्छेद 333 में है, अनुच्छेद 333 में। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण करना, ये काम राज्यपाल का है। उसके बाद है नोट में दिया हुआ है 25 जनवरी 2019 को लागू 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु संसाधनों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। हालांकि वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। मतलब ऐसा कहा गया है कि 2019 में जो संविधान वो अधिवेशन जो आया उसके तहत कहा गया है कि अभी फ़िलहाल जो जितने भी आंग्ल भारतीय हैं उसका संविधान, उसका जो जगह है वो आरक्षित कर दिया गया है। अभी फिलहाल उतना ही रहने वाला है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। उसके बाद अगला है न्यायिक शक्तियाँ। इन दोनों का न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है? सबसे पहले सैन्य न्यायालय यानी सेना का प्रमुख, संघ के कानूनों के उल्लंघन, मृत्युदंड के सभी मामलों में दोष सिद्धि, व्यक्ति का दंड कम या माफ करना, अनुच्छेद 72 में है। यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास न्यायालय की इतनी सारी शक्तियाँ हैं। सैन्य न्यायालय का शक्तियाँ हैं, संघ में कानून उल्लंघन की शक्तियाँ हैं, मृत्युदंड के सभी मामलों में दोष सिद्धि या दंड को कम कर सकते हैं। ये शक्तियाँ किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। और राज्यपाल के पास क्या है?
राज्य के विधियों का उल्लंघन पर क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम और लघुकरण अनुच्छेद 161 में दिया हुआ है। लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता है, केवल उसे स्थगित या प्रलंबित अथवा लघुकृत कर सकता है। राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड का क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और राज्यपाल मृत्युदंड को सिर्फ उसको मतलब मृत्युदंड माफ नहीं करके उसकी जो मतलब ये होगा सजा होगा उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय के तहत सजा प्राप्ति के संदर्भ में राज्यपाल को कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं है और सेना के लिए इनके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। अगला है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, जो अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ कितने अनुच्छेद में है? 123 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों अथवा एक सदन सत्र में न हो, तब अध्यादेश जारी होगा। दूसरा, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण तत्काल आवश्यकता है, यानी राष्ट्रपति को अगर आभास होता है कि विधि निर्माण तत्काल आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद है सरकार के समक्ष आकस्मिकता परिस्थिति विद्यमान हो, यानी कोई इमरजेंसी हो, तब वो लागू कर सकता है। या फिर राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर ही अध्यादेश जारी करता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे शासन राष्ट्रपति करेंगे, बस राष्ट्रपति के कहने वो राज्यपाल उस राज्य में कार्य करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वही कहा गया है। और अध्यादेश उस टाइम वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य के लिए, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत। उसके बाद है अध्यादेश की अवधि। अध्यादेश संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अध्यादेश जो है दोनों सदन में पेश किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों अध्यादेश पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। अगर दोनों सदन उसको पास कर दे तो यह कानून पारित समझा जाता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यह अगर संसद जो है वो किसी प्रकार का फैसला नहीं ले पाता है तो ये क्या होता है कि यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। उसके बाद है यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों को बुलाई जाती है तो यह 6 सप्ताह वाली अवधि के बाद वाली तिथि से गिनी जाएगी। मान लो अगर बैठक जो है बुलाई गई और वो 6 सप्ताह के बाद वाली अवधि में बुलाई गई है तो उस टाइम क्या होगा कि ये तिथि बाद वाली तिथि से गिनी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियाँ, अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति जो क्षमा करेगा उसका शक्तियाँ जो है वो अनुच्छेद 72 में है। और क्या क्या है देखते हैं, कौन कौन से मतलब किस किस तरह से वो क्षमादान कर सकते हैं। तो सबसे पहले है लघुकरण। किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास के लिए साधारण कारावास में बदल देना। यानी कि किसी को अगर आजीवन कारावास हो गया है तो उसको वो कम कर सकते हैं। यही हुआ लघुकरण, यानी कि बड़ी सज़ा को छोटी सज़ा में बदल देना। उसके बाद है परिहार। परिहार में इसका अर्थ है कि दंड के आदेश का प्राकृतिक बदले बिना दंड की मात्रा को कम करना, जैसे कि 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में प्रवर्तित करना। उसके बाद है विराम।
इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्तियों की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। अगर कोई गर्भवती महिला है और उसे किसी भी कारणवश फांसी की सजा देने का फैसला सुना दिया गया है तो राष्ट्रपति से वो अपील कर सकती है और राष्ट्रपति उनकी क्षमादान को उनके मतलब ये जो उनका सजा है उसको कम कर सकते हैं और मृत्युदंड की जगह उन्हें आजीवन कारावास दे सकते हैं। अगला है प्रतिलंबन। इसका अर्थ है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। उसके बाद क्षमादान, क्षमा है, इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना और एक पूरी तरह से सजा को माफ़ी कर देना। उसके बाद है यदि संसद के दोनों सदन पर निर्नुमोदन कर दे या निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। एक बार और पढ़ते हैं इसको। यदि संसद के दोनों सदनों पर अध्यादेश पर निर्नुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले समाप्त हो जाएगा। चूँकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने की अवधि होती है, संसद का जो सत्र बुलाया जाता है कम से कम उस दोनों के बीच 6 महीने का डिस्टेंस होना चाहिए। एक संसद द्वारा अध्यादेश पर कार्रवाई न करने की स्थिति में यह अध्यादेश प्रथम बैठक 6 सप्ताह पश्चात 6 सप्ताह हो जाता है। अतः इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने या 6 सप्ताह होती है। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ। आपात उपबंध भाग 18 में है। एक मिनट। उसके बाद है आपातकाल की शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत आता है और क्या क्या ये भाग 18 में आता है। इसको पढ़ते हैं। आपात उपबंध भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 352 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने या इनमें से किसी की संभावना के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में हो तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकेगा, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के शब्द में विस्थापित किया गया। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में दिया गया हुआ है कि वो आपातकाल घोषित कर सकता है, या उसको जब आभास हो कि बाह्य आक्रमण होने वाला है, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है या फिर कोई भी युद्ध होने वाला है, तो उसको अगर आभास हो जाता है तो वो आपातकाल लागू कर सकता है। और ये कब से? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लाया गया था, जो अनुच्छेद 352 में दिया है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। या तो वो राष्ट्रपति से, राज्यपाल से सलाह भी ले सकता है, बता भी सकता, उसको रिपोर्ट भी दे सकता है, या फिर अपने मन से भी वो आपातकाल उस राज्य में भी घोषित कर सकता है। उसके बाद है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थापित यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या साख, जिसको क्रेडिट बोलते हैं, संकट में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। सॉरी। उसके बाद है अन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति की, उसको कंप्लीट करते हैं। क्या है अन्य शक्तियाँ? अन्य शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 73 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण
सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद है आधार और राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। इसको कंप्लीट करते हैं, क्या है ये। पहला दिया हुआ है सूचीवार, इस सूची को कंप्लीट कर। सूची में क्या है, आधार दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपात दिया हुआ है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले अनुच्छेद दिया हुआ है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सब राष्ट्रीय आपात है। और 356 में राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और वित्तीय आपात में है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता को खतरा, ये वित्तीय आपात के अंतर्गत है। अगला है हमारा मंत्रिमंडल की भूमिका। क्या है राष्ट्रपति आपात के समय, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश देगा। उसके बाद राष्ट्रपति शासन में मंत्रिमंडल सलाह पर, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ, मंत्रिमंडल का सलाह उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद है वित्तीय आपात के दौरान मंत्रिमंडल की सलाह पर, ये भी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लगाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति आपात की अवधि। राष्ट्रपति आपात जब लगता है तो पहली बार 30 दिन या 1 माह के लिए, और संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह, इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक। यानी कि जब पहली बार जब आपातकाल लगेगा वो 30 दिन या 30 दिन यानी कि 1 महीने के लिए लगेगा। और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन में अवधि क्या है, पहली बार 2 माह यानी 60 दिन के लिए लगेगा। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह चलता है, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक, और यह 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी लिमिट सीमा है जो वो 3 साल तक ही ऐसा हो सकता है, 3 साल के बाद नहीं। लेकिन इसमें राष्ट्रीय आपात में क्या है, कोई समय निश्चित उसका नहीं है। उसके बाद वित्तीय आपात में यह पहली बार 2 माह यानी 60 दिन के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसका जो समय है वो अनिश्चित काल तक, क्योंकि संविधान इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए ये इसका भी काल जो है वो अनिश्चित है। अगला है संसदीय अनुमोदन, जिस राष्ट्रपति आपात में संसदीय अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा और राष्ट्रीय शासन में साधारण बहुमत से होगा और वित्तीय आपात में भी साधारण बहुमत के द्वारा होगा। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों पर, तो मौलिक अधिकारों में जो दिया हुआ है वो है मौलिक अधिकार निलंबित अनुच्छेद 20 तथा 21 के प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपात के दौरान। और उसके बाद राष्ट्रीय आपात के दौरान, उसके बाद राष्ट्रीय शासन के दौरान कोई प्रभावी नहीं होगा ये, और वित्तीय आपात के दौरान भी ये कोई प्रभावी नहीं होगा मौलिक अधिकार, यानी कि समाप्त नहीं हो सकता है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वही होगा। सिर्फ जब राष्ट्रपति शासन लगेगा उस समय मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21, यही 2 राइट्स को नोट। उसके बाद दिया हुआ समाप्ति लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति आपात जो हटेगा उस समय लोकसभा के साधारण बहुमत से इसको समाप्त किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है राष्ट्रीय शासन को। उसके बाद है वित्तीय आपात, तो राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो या निषेधाधिकार शक्ति। अत्यधिक वीटो, पहला है अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो राष्ट्रपति, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में अगर इंग्लिश में दे दिया गया हिंदी टर्म लिख के तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम अत्यंतिक वीटो के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है। दूसरा है विशेषिक वीटो, क्वालिफाइड वीटो इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है, एक विशेष बहुमत द्वारा इसको
समाप्त किया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी वीटो शक्ति नहीं है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये वीटो शक्ति नहीं है। देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो निम्नवत है। सर्वप्रथम संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाए, इसकी कुछ शर्तें हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाता है राष्ट्रपति पर, तो उसके लिए कुछ शर्त दिया हुआ है जिसको वो फुलफिल करेगा, उसके बाद ही वो आरोप समझा जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या क्या है शर्त उसके लिए। सबसे पहले है, यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, कम से कम 14 दिनों के पूर्व सूचना के बाद प्रस्तावित हो। तीसरा है, सदन की कुल संख्या का कम से कम, सदन में जितने भी संख्या होंगे उसके कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प प्रस्ताव हो, उसका सिग्नेचर होना चाहिए 1/4 सदस्य का। और पांचवा है, सदन की कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित हो, और 2/3 भाग जो है वो लोग इस चीज़ को पारित करें तब। उसके बाद है, सदन द्वारा इस आरोप का अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना बचाव कर सकेगा। यदि संकल्प दूसरे सदन के आरोप सिद्ध होने के बाद उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। अगर वो 2/3 बहुमत उनको मिल जाता है कि हाँ ये अतिक्रमण आरोप में फंस चुके हैं, तो उन्हें उस राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में नामांकित सदस्यों पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग व मतदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद से तो हट जाएंगे, लेकिन संसद के किसी विभाग में वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है, इधर आते हैं, निलंबनकारी विटो, सस्पेंसिव विटो जिसको बोलते हैं। पढ़ते हैं क्या है सस्पेंशन विटो। एक मिनट। निलंबनकारी विटो कार्यपालिका की प्रमुख द्वारा किए गए विटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। उसके बाद है पॉकेट विटो, जिसको हिंदी में कहते हैं जेबी विटो। तो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बचाव उसे अपने पास पड़े रह देना। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस विटो का प्रयोग किया था। सबसे पहले जेबी विटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। कब किए थे? 1986 में। उसके बाद है अगला हमारा उपराष्ट्रपति। तो इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।